नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीके फॉर जीके। दोस्तों, अपने एनटीपीसी सिलेक्शन के अनुभव के आधार पर मैं आप सबके लिए एक एनटीपीसी पीआई की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में मैं न केवल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बल्कि अपने नोट्स के माध्यम से डीप एनालिसिस भी करूंगा और उसको मैप और टेस्ट के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप एक एनटीपीसी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक कंटेंट आपके एग्जाम सिलेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर का है। ये अभी हाल ही में पूछा गया है टीपीसी 2025 में। दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन सा स्मृति प्रकार गैर अस्थिर और आमतौर पर एम्बेडेड यंत्रों में फर्मवेयर भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, गैर स्थिर का मतलब हो गया नॉन वोलाटाइल। क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल। दोस्तों, दो प्रकार की मेमोरी बताएगी, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में अंतर क्या है। दोस्तों, जो नॉन वोलाटाइल होती है वो क्या होती है? बिजली बंद होने पर क्या होती है? डाटा बनाए रखती है। जबकि वोलाटाइल क्या होता है? ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये क्या है कि जो स्थायी होती है, जो नॉन वोलाटाइल होती है, क्योंकि बिजली बंद होने के बाद भी रहती है, और ये क्या है? अस्थायी होती है। दोस्तों, नॉन वोलेटाइल में और भी कौन से एग्जांपल है? तो रोम हो गया, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। एसडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। चुम्की यानी फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क। और एक और ऑप्शन है फ्लैफी डिस्क, जो कि फ्लैश डिस्क, फ्लैश मेमोरी। ये सब क्या है? उदाहरण है नॉन वोलेटाइल। ठीक है। अच्छा, वोलेटाइल में कौन कौन से आ गए? तो रैम आ गया। क्या आ गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। और दूसरा क्या है? कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी। तो अगर इस ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन को हम एलिमिनेशन मैसेज करते हैं। रैम क्या है? ये क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। कैश क्या है? वोलाटाइल। डी रैम क्या है? वोलाटाइल। और क्वेश्चन क्या है? नॉन वोलाटाइल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फ्लैश रोम। ठीक है। चलिए, इसको हमने अपने नोट्स भी लगा रखे हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इसको और अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन में नया बने तो उसको आसानी से कर लें। तो देखो, फ्लैश रोम किसे कहते हैं? तो फ्लैश रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद होने पर भी क्या करती है? डाटा बनाए रखती है। यह फर्मवेयर अनस्थायी डाटा को स्टोर करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जो कि ये क्वेश्चन में था। ठीक है। अब फ्लैश जो है वो क्या है? रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, गैर वाष्पशील का एक प्रकार है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटा देता है। अब प्रोग्राम रीप्रोग्राम किया जाता है। क्या होता है? ये रीप्रोग्राम इसको किया जा सकता है। और भी एग्जाम्पल क्या है? तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे पोर्टेबल डाटा स्टोरेज, जिसे पेन ड्राइव कहते हैं। एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म भी आता है क्वेश्चन में, इसको क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसकी जो क्षमता होती है वो एसटीडी यानी इससे ज्यादा, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा होती है। एसडी कार्ड, इसको क्या फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये भी सब क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। स्मार्टफोन इंटरनल, जो हमारा स्मार्टफोन होता है उसकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो भी क्या होती है? नॉन वोला, क्योंकि अगर उसका पावर खत्म हो जाए तब भी उसमें क्या है कि डाटा बना रहता है। उसके बाद बायोस यूपीआई चिप्स, ये क्या है? कंप्यूटर बायोस फॉर्म में मदरबोर्ड जिसे अपडेट किया जा सकता है उसमें इस्तेमाल होती है। एम्बेडेड सिस्टम किस लिए होता है? तो ये रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी उपकरणों में इस्तेमाल होता है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर, एमपी3 प्लेयर, ये भी क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है। वीडियो गेम कंसोल कार्टिज, ये क्या? गेम डाटा स्टोर करने के लिए। सेटअप बॉक्स, ये क्या? फर्मवेयर अपडेट करने के लिए। स्मार्ट प्लग एंड पॉइंट, ये क्या? उपकरण जैसे आईओटी आधारित स्मार्टफोन डिवाइस में। ये सारे उदाहरण किसके हैं? स्मार्ट नॉन वोलाटाइल मेमोरी के। ठीक है। मैंने सारे उदाहरण इसलिए दे दिए ताकि अगर क्वेश्चन बने इससे तो आप उसे एक जगह पे अच्छे से याद कर लेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, जो फ्लैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो ये नन फ्लैश और नॉर फ्लैश दो प्रकार की होती है। नन फ्लैश में जो होती है वो उच्च क्षमता के लिए, जैसे एसएसडी, यूएसबी और एसडी। और जो नॉर फ्लैश होती है वो क्या होती है? फास्ट एक्सेस के लिए, जो कि बायोसमेट्रिक सिस्टम फर्मवेयर में स्टोर किया जाता है। तो एक क्वेश्चन से मैंने इतने फैक्ट तैयार कर लिए ताकि आपको आसानी रहे उस कॉन्सेप्ट को समझने में। दोस्तों, अगर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में अगर अंतर पूछा जाए तो उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल में अंतर क्या है कि इसमें क्या होता है? डाटा स्थायी रहता है। बिजली जाने के बाद भी क्या होता है? डाटा मजबूत रहता है और स्थायी रूप से संग्रहित रहती है। जबकि इसमें क्या है कि ये डाटा स्थायी नहीं है और बिजली जाने के बाद क्या होता है? डाटा उड़ जाता है। ठीक है।
इसमें उदाहरण में बता ही दिए थे पहले ही, ये सारे इसके उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। ये क्या होते हैं, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो क्या होते हैं, धीमे होते हैं, प्रोसेस क्या धीमे, ये क्या होते हैं, तेज होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और जबकि इनकी भंडारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये प्रति यूनिट आकार में क्या महंगे पड़ते हैं और ये क्या पड़ते हैं, सस्ते। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने अंतर बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख ईमेल प्रदाताओं के बीच जो ईमेल अनुलिपनों के ये समानता स्वीकृत अधिकतम आकार क्या है, क्वेश्चन ये है। दोस्तों कह रहा है कि ईमेल जो हम करते हैं तो उसमें इसका जो होता है कितने एमबी का भेज सकते हो, तो कि इसका जो है कितने एमबी भेज सकते हैं, 25 एमबी का। ठीक है दोस्तों 25। अगर हम इसको रिसीव डाटा अटैच जो है वो सेंड करने की जब बात आती है तो 25 एमबी है, लेकिन अगर रिसीव करने की बात आ जाए तो कितने एमबी के, 50 एमबी। ठीक है, जीमेल का आपने नाम सुना होगा। जीमेल को किसके फाउंडर कौन थे, तो पॉल बुचहाइट थे। क्या थे, पॉल बुचहाइट। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इसकी जो लॉन्च डेट थी वो कब थी, 1 अप्रैल 2004। और ईमेल, ईमेल के फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर है रे टॉमलिंसन। कौन है, रे टॉमलिंसन। ये क्या, 1971। चलिए इसके और नोट्स को पढ़ लेते हैं। जीमेल क्या इसको कहते हैं, गूगल मेल कहते हैं। इसकी लॉन्च डेट 1 अप्रैल 2004 में। पॉल बुचहाइट इसके फाउंडर थे, जबकि ईमेल के क्या थे, रे टॉमलिंसन। डायरेक्ट अटैचमेंट सेंड कितने एमबी तक कर सकते हैं, 25 एमबी तक। अगर रिसीविंग की बात करें तो 50 एमबी तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 25 एमबी से बड़ी फाइल सेंड करते हैं तो क्या होता है, एक ड्राइवर लिंक बन जाता है, जैसे गूगल ड्राइव लिंक वगैरह, जिसकी फ्री स्टोरेज क्षमता कितनी है, 15 जीबी। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट से हम कितने मेल भेज सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 500 ईमेल प्रतिदिन। ठीक है, यही चीज क्या है, याहू में भी है। गूगल वर्क ऑफिस में क्या होता है, उसमें 2000 पर डे कर सकते हैं। रेसिपेंट जो है वो ईमेल कितने रिसीव कर सकता है, तो 500 ईमेल प्रतिदिन, जिसमें सीसी और बीसीसी इंक्लूड है। दोस्तों सीसी और बीसी आ गया यहाँ पे, तो इसको भी समझ लेते हैं क्या है ये। सीसी क्या होता है, ये कार्बन कॉपी होता है, अर्थात जिन लोगों को ऐड करते हैं उन्हें मेल की कॉपी मिलती है। सब प्राप्तकर्ता एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। बीसीसी क्या है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, जिसमें मेल मिलता है लेकिन जिन लोगों को ऐड करते हैं लेकिन किसी को नहीं दिखता है कि कौन कौन बीसीसी में ऐड है। यानी कि अगर मान लो एक मेल है, उसको आपने ए को भेजा और बी को भेजा, अगर आपने सीसी में लगा के देखा तो बी को पता होगा कि ए को गया है मैसेज। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीसीसी में भेजा तो क्या होगा, बी को नहीं पता चलेगा कि ए को भी भेजा गया। ठीक है, ये तो इसका लॉजिक है। इसका फुल फॉर्म भी आता रहता है, तो इसको सीसी कार्बन कॉपी और पीसीसी क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन से कंप्यूटर के कई फैक्ट तैयार कर लिए। आप इन्हें जब बार बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। आई होप इससे आपको बहुत सारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखो 16 जो महाजनपद थे उसमें एक मगध था, जो कि बिहार और कहाँ पे था, गया के जिले में। आज का अगर देखें तो बिहार और गया के जिले में पड़ता है। ये जो इसका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, हमने इसकी राजधानी पूछी, जैसे क्वेश्चन आता रहता है। इसकी राजधानी क्या थी, पहले क्या थी, राजगीर थी। क्या थी, राजगीर, जिसे राजगृह भी कहते हैं, गिरिवज भी कहते हैं। ये क्या थे, 5 पहाड़ियों के बीच से घिरी होने के कारण जो बिंबिसार राजा शत्रु थे उनके संघीय राजधानी। बाद में फिर क्या हुआ, इसका स्थानांतरण हुआ, राजगृह से फिर कहाँ पहुंच गए, पाटलिपुत्र। ये किसने किया, इससे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो इसको जो ट्रांसफर किया उसको किसने किया था, उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने। बाद में फिर क्या हुआ कि पाटलिपुत्र से वैशाली भी बनी, जो कि अस्थायी स्थानांतरण था, उसको किसने किया था, तो शिशुनाग ने किया था। बाद में उसी के पुत्र ने, कालाशोक ने क्या कर दिया, वापस जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना। दोस्तों अगर इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है राजगीर। चलिए इसके ऑप्शन को और क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राजस्थान, जो कि बताया मैंने, बिहार और पटना में।
बिहार के गया पटना में। इसका उल्लेख कहाँ अथर्ववेद में मिलता है? ये भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। मगध ने ही भारत में प्रथम साम्राज्यवाद की नींव रखी, जो एक साधारण जनपद के एक अखिल भारतीय साम्राज्य द्वारा बना था। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी, जिसको गिरिव्रज कहते हैं। ये 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी, इसलिए बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में ये राजधानी। फिर इसको क्या हुआ? ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर क्यों किया गया था? क्योंकि अवंती जो था साम्राज्य, उससे इनकी शत्रुता थी। इस वजह से उसको सुरक्षित के लिए पाटलिपुत्र में जब उदयन ने किला बनाया, तो इसलिए इसको ट्रांसफर किया। तो प्रथम स्थानांतरण क्या था? कि राजगृह से पाटलिपुत्र था। दूसरा स्थायी स्थानांतरण क्या था? पाटलिपुत्र से वैशाली किया गया शिशुनाग द्वारा, जिसको बाद में शिशुनाग को कैलाशोक ने वापस कर लिया। दोस्तों, पाटलिपुत्र से वैशाली जो अजातशत्रु ने बसाया था, बाद में उदयन ने जो पाटलिपुत्र है उसको बाद में किसी ने अजातशत्रु बनाया, लेकिन उदयन ने क्या किया? इसे सोन और गंगा नदी के संगम पर बसाया। यानी पूर्ण रूप से किसने बसाया? उदयन ने। ठीक है। पाटलिपुत्र जो है मगध की सबसे लंबे समय तक रहने वाली क्या थी? राजधानी थी। स्थानांतरण के कारण, रणनीतिक कारण क्या था? कि पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी से घिरा हुआ था, जिसे जल दुर्ग माना जाता था, जो राजगृह से बेहतर समझा जाता था, सुरक्षा थी। व्यापार और वाणिज्य क्या भाई? चूंकि जलमार्ग वहां पे था, तो जलमार्ग के द्वारा व्यापार भी बहुत संभव था। साम्राज्य का केंद्र था कि पूरे राज्य पर नियंत्रण करना था। अवंती का खतरा जो मेन था इसमें, कि अजातशत्रु के समय से ही अवंती से संघर्ष था, इसलिए उदयन ने पाटलिपुत्र में क्या हुआ? किला बनवाया और वहां राजधानी स्थानांतरित कर दी। दोस्तों, और इसमें जो ऑप्शन है उनको भी समझ लेते हैं, क्या पता है कि अगला क्वेश्चन इसी से ही बन जाए। दोस्तों, मैंने अपने सिलेक्शन में यही किया था कि मैं जितने भी पीआईक्यू थे उनको डीप एनालिसिस इसलिए करता था, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है, उससे भी बनाया जा सकता है पुराने। तो कम से कम हमारे पास जो क्वेश्चन के नोट्स बने वो ऐसे बने ताकि हम जब उसको बार बार रिवाइज करें तो हमारे पास एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाए। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, वैशाली। वैशाली क्या है? कि दुनिया के पहले गणराज्य और विश्व शांति स्तूप के रूप में जाना जाता। यहाँ पर क्या होता कि महावीर जी का जन्म भी हुआ था। ये क्या थी? प्राचीन जो लिच्छवी थे, जो मगध साम्राज्य था, उसमें क्या लिच्छवी थे, उसमें क्या राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने क्या हुआ था? अपना अंतिम उपदेश दिया था। देखो कितना वैशाली से रिलेटेड कितना फैक्ट है इसमें, कितने इंपॉर्टेंट, इसलिए फेमस है। दूसरा उसमें उदाहरण है उज्जैन का। उज्जैन किस लिए फेमस? वहाँ संदीपनी आश्रम था, जो कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा जी ने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। ये क्या है? एमपी में क्षिप्रा नदी के तट पर। किसके नदी का? क्षिप्रा। यहाँ पर ही महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो कि वहाँ पे स्थित है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप लोग जरूर जाएं। अन्य नाम इसका क्या है? अवंती और कनक संज्ञा इसका अन्य नाम भी है। ये क्या है? राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी, जो कि कालिदास की कर्मभूमि भी थी। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिंहस्थ जो कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है? उज्जैन में, जो कि 12 साल में एक बार आता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। दोस्तों, और क्या है यहाँ पे फेमस है? तो ये खगोलिक केंद्र यानी कि जंतर मंतर वहाँ पे है। जो जंतर मंतर है उसको 18वीं शताब्दी के जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जो थे सेकंड, उन्होंने बनाया था, जो कि 5 जगह बनाया था। कहाँ कहाँ पे बनाया था? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, नई दिल्ली और जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, नई दिल्ली, जयपुर में। तो नई दिल्ली में सबसे पहले बनाया था, लेकिन जो जयपुर में है वो क्या है? सबसे बड़ी है और अच्छी तरह सुयोजित है, जो कि यूनेस्को में क्या है? शामिल भी है। कब यूनेस्को में शामिल हुई? तो 2010 में। तो हमने यूनेस्को का इसलिए लिया ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनेस्को में कौन कौन सी इमारतें शामिल है जगह, तो आप उसे आसानी से कर सकते। ठीक है। यूनेस्को को फैक्ट में हमेशा रखिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम के लिए जो यूनेस्को है इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतला में, वो उसमें जो शकुंतला का पुत्र था उसको किस नाम? तो दोस्तों, जो अभिज्ञान शकुंतला में वो राजा जो दुष्यंत था और विश्वामित्र की जो पुत्री थी, विश्वामित्र जो मेनका की पुत्री थी, उसका नाम था शकुंतला। उनके प्रेम वियोग की कहानी है उसमें। जो शकुंतला का पुत्र था उसमें उनका नाम था भरत नाम था।
हुआ यह था कि जो दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया तो राजा दुष्यंत जो थे वो शकुंतला को भूल गए थे। फिर बाद में एक अंगूठी जो मछली के पेट से मिली थी उसके उसके आधार पे उनको जो श्राप मछली के पेट से जब अंगूठी मिली तो उसको जब देखा तो उन्हें क्या हुआ, शकुंतला जी याद आ गई। और जो भरत थे उनको भी उन्होंने देखा जो कि क्या थे, सिंह के जो है दांत गिन रहे थे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहानी ये इसी के बारे में बताया गया। तो जो भारत है उन्हीं के नाम पे ये कहानी थी और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। चलिए कालिदास जी के बारे में और भी हम जान लेते हैं, उनकी रचनाएं पेपर में आती रहती है। तो दोस्तों ये नोट्स हमारे जिसमें कालिदास के बारे में है कि कालिदास क्या थे, ये गुप्त काल के संस्कृत कवि और नाटककार थे, यानी कि 4वीं से 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत के भी नाटककार थे। ये क्या था, उज्जैन के राजा जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाएं अभिज्ञान शकुंतल, विक्रम वर्षिम और मालविका निक्रम मित्रम, ये क्या थे, इनके नाटक थे। ठीक है। जो कुमार संभव और रघुवंशम थे ये क्या थे, महाकाव्य थे। ऋतु संहार मेघदूतम ये क्या थे, इनके खंडकाव्य थे। ठीक है। कालिदास जी, तो इनका नाम कैसे पड़ा, तो ये काली माँ के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त होने का इनका कालिदास पड़ा, क्योंकि ये काली के सेवक थे, इस वजह से इनका नाम कालिदास। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी रचनाएं हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित प्राचीन जैन ग्रंथ है जो जैन धर्म की सभी संप्रदायों को स्वीकार सबसे व्यवस्थित रूप से जैन धर्म की व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो आचार्य उमा स्वामी थे उन्होंने एक जो जैन ग्रंथ था जिसको संस्कृत भाषा में पहला जैन ग्रंथ माना जाता है, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। जिसमें क्या उन्होंने जैन दर्शन की व्यवस्थित व्याख्या करता है, जिसमें 7 तत्वों का विस्तृत वर्णन है। वो क्या है, तत्वार्थ सूत्र। क्या है, तत्वार्थ सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या है, तत्वार्थ सूत्र। चलिए इसके ऑप्शन को भी और पढ़ लेते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया तत्वार्थ सूत्र के बारे में। स्वयंभू स्रोत जो और ऑप्शन है उसमें ये भी क्या है, ये आचार्य सामंत भट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है, संस्कृत प्रसिद्ध स्रोत है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की क्या है, स्तुति बताई गई है। अष्टपाहुट क्या है, इसको किसने लिखा, तो आचार्य कुंद देव ने लिखा, जो कि प्राकृत भाषा में था। ये जैन धर्म के मुक्ति मार्ग को समझाने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आस्था, ज्ञान और अर्जुन के अंतर स्वरूप पे जोड़ देता है। जो प्रवचन सार है वो क्या, आचार्य कुंद रचित द्वारा दिगंबर जैन ग्रंथ के बारे में बताया गया, जो कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान तत्व और आचरण को क्या करता है, प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोना जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है। तो दोस्तों ये क्या, ये जो है राजस्थान में अजमेर शहर में, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाल पत्थर इसमें लगे हुए। ठीक। ये क्या है, भगवान ऋषभ देव, जो पहले जैन ग्रंथ थे उनका क्या नाम था, ऋषभ देव, उनको समर्पित है। और इसको बनवाया किसने था, तो इसको सेठ मूलचंद सोनी जी ने बनवाया था। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, भगवान ऋषभ देव। चलिए ये मैंने बता ही दिया है कि सेठ मूलचंद सोनी ने बनाया था। 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो अपने स्वर्ण नगरी हाल के लिए प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ से है। ये कह रहा है कि थेरी गाथा एक जो बौद्ध ग्रंथ है जो एक का हिस्सा है या भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो दोस्तों जो थेरी गाथा है वो क्या है, बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें 73 वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाई गई 522 कविताएं हैं। यह पाली भाषा के खुद्दक निकाय, क्या खुद्दक निकाय, जिसे हम क्या कहते हैं, सुत्त पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुत्त पिटक कहते हैं। ठीक। इसके बारे में उसका ही एक हिस्सा है। ठीक है। अच्छा ये थेरी वर्ड है, ये क्या है, ये वरिष्ठ या ज्ञान प्राप्त भिक्षुणी को कहते हैं। किसे कहते हैं, वरिष्ठ या ज्ञान प्राप्त भिक्षुणी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सुत्त पिटक। चलिए और इसको डीप से पढ़ लेते हैं। दोस्तों महावंश दीपवंश जो है वो क्या है, श्रीलंका के बौद्ध इतिहास जो थेरी गाथा है वो क्या है, बौद्ध धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है,
जिसमें हमने ये बताया कि 73 वरिष्ठ बौद्धिस्टों द्वारा गाई गई 500 गीतों की गाथा। ये पाली भाषा की खुद्दक निकाय जो कि सुत्त पिटक का एक हिस्सा है, जिसमें भारत के महिलाओं के साहित्य का सबसे प्राचीन ज्ञान संग्रह माना जाता है, जो जीवन संघर्ष और निर्वाण के अनुभव को दर्शाता है। ठीक है, ये बता ही दिया कि थेरी क्या है, वरिष्ठ ज्ञान प्राप्त भिक्षुड़ी। दोस्तों इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम, ये बौद्ध धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको भी समझ लेते हैं। देखो विनय पिटक क्या है, विनय पिटक जो है भिक्षुओं के संघ के अनुशासन और नियम के बारे में बताया गया। सुत्त पिटक क्या है, जैसे बुद्ध के उपदेश संवाद पे है। अभिधम क्या है, दार्शनिक सिद्धांत दर्शन की विवेचना से। तो दोस्तों इसके हमने मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है, इसकी हमने ट्रिक बस ऐसे याद करते हैं कि विनय मतलब यहाँ पे आता है नियम, ना से, ठीक है, और सा से आ जाता है संवाद, ठीक। अभिधम मतलब धर्म आ गया तो सीधी सी बात है, दार्शनिक की बात हो जाएगी। ऐसे मैंने इसको मतलब कंफ्यूजन मुझे बहुत होता था कि बुद्ध विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, तो बस मैंने इसे कोई इसी ट्रिक से माध्यम से रट लिया था। तो कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो वही चीज होती थी। दोस्तों जो अगर हम इसको तो पढ़ ही लेते हैं तो थोड़ा सा बौद्ध संस्कृति के बारे में पढ़ लें, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 4 बौद्ध संस्कृति होती जिनके बारे में मैंने बताया था। तो जो पहली बौद्ध संस्कृति थी वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये क्या थी कि राजगृह में हुई थी, और अध्यक्ष इसके कौन थे, महाकश्यप जी। ये क्या होती, सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ इस संगति में संकलन हुआ। सुत्त पिटक को किसने किया, आनंद, और विनय पिटक को किसने किया, उपाध्याय। तो इसका जो मेन फैक्ट है कि 483 ईसा पूर्व में हुई, और कहाँ हुई, सप्तकर्णी गुफा यानी राजगृह में, जिसका अध्यक्ष क्या थे, महाकश्यप। जो सेकंड बौद्ध संगति हुई कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व हुई। ये कहाँ हुई, तो वैशाली, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, सब्बक स्वामी थे। दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जिसमें माध्यम से मैंने संगति तैयार की। तो अभी तो पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों इसमें ये जो इसमें क्या हुआ था कि अनुशासन को लेकर क्या हुआ, मतभेद हो गया, जिसके समाधान के लिए बौद्ध धर्म क्या हुआ, स्थाविर और महासंघी 2 भागों में बट गया। तो पहले में क्या हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, और दूसरे में क्या हुआ, जब मतभेद हो गया तो स्थाविर और महासंघी 2 भागों में क्या हो गया, बौद्ध धर्म बट गया। ठीक है। तीसरी जो बौद्ध संगति वो हुई कब हुई, 251 ईसा पूर्व में हुई, जो कि कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र टिस्सिस हुए थे। दोस्तों इसमें क्या हुआ, तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। और तीसरा पिटक जो था वो क्या, अभिधम पिटक का संग्रह लाया गया। ठीक है। तो चौथा जो बौद्ध संगति जो पहली ईसा शताब्दी में हुई थी, ये कहाँ हुए थे, तो कुंडल वन जो कश्मीर वहां हुए थे, और इसके वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अशुतोष थे। ठीक। इसमें क्या हुआ, क्योंकि चौथी संगति थी, तो इसमें क्या, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय यानी कि हीन और महायान में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक। ठीक है। पहले में क्या हुआ, सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन, दूसरे में क्या हुआ, स्थाविर महासंघ का भागों बढ़ गया, तीसरे में क्या, अभिधम पिटक लाया गया, और चौथे में क्या, विभाजन हो गया। तो जो हीनयान थी वो क्या थी, मूल संप्रदाय थी, और जो महायान थी वो क्या थी, बड़ी शाखा थी। ये कहाँ कहाँ चली गई, तो ये चीन, जापान, कोरिया में गई, जिसमें अध्यक्ष जो नागा अर्जुन थे और बस अशुतोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, और नागा अर्जुन जिन्होंने सुरक्षा, ये इससे किससे रिलेटेड थे, तो ये महायान से रिलेटेड थे। इसी का एक उपसमूह भी था कि वज्रयान, जो कि मंत्र परंपराओं पर विश्वास करता था। ये कहाँ पे था, तिब्बत में फैला। अच्छा, इसको संरक्षक किसने दिया, तो कुषाण ने दिया था, कनिष्क जो कि इस चौथी बौद्ध संगति जिन्होंने कराई थी, उन्होंने ही महायान को समर्थन दिया। और जो हीनयान था, तो ये क्या, मूल संप्रदाय यानी रूढ़िवादी शाखा में थे। इनकी जो मूल शिक्षा जो कि थेरवाद पालन में, ये क्या करते थे, भगवान न मानकर एक साधारण मनुष्य यानी महापुरुष मानते थे, और उनके जो उद्देश्य है उनको ही पालन करते थे। ठीक है। अच्छा, जब ये कहाँ फैला, तो ये श्रीलंका में फैला, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। ये क्या था, इसको अशोक का संरक्षण प्राप्त। ठीक। तो चलिए हमने इस पूरी चीज को पढ़ा, इससे सारे संगति को उसके कहानी के माध्यम से मैंने याद किया था। आप लोग को बताता हूँ जिस कहानी के माध्यम से याद किया मैंने। दोस्तों इसमें मैंने कहानी बनाई कि देखो 4 संगति, 4 बैठक हुई मान लीजिए, और ये एक बैठक जो है राजा से रिलेटेड है। तो पहला क्या हुआ कि पहली बैठक क्यों हुई, तो क्या हुआ कि राजा थे, तो चूंकि राजा महाराजा जब बन जाते हैं तो क्या होता है कि उनके शत्रु हो जाते हैं,
तो जब शत्रु हुए तो शत्रुओं ने क्या किया, उनके भाई मारकाट करेंगे तो उनके कुछ लोगों को मार दिया। फिर क्या हुआ, जब कहते हैं ना कि कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, तो फिर क्या हुआ, कुछ खुशहाली आई। जब खुशहाली आई तो क्या हुआ, पार्टी सार्टी हुई। तो कुल मिला के ये कहानी इसमें। तो पहली जब बैठक हुई तो क्या हुआ कि जब राजा महाराजा के 4 शत्रु हुए तो क्या हुआ, राजा ने एक बैठक बुलाई। तो पहली बैठक किस लिए हुई, क्योंकि राजा महाराजा के 4 शत्रु हो गए। दूसरी बैठक क्यों हुई, तो क्या हुआ, जब शत्रु बने तो उन शत्रुओं ने क्या किया, राजा महाराजा के 3 वैश्यों को मार दिया। तो जब दूसरी बैठक हुई तो क्या हुआ, 3 वैश्यों के लिए क्या बुलाई गई, शोक सभा। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाते हैं तो क्या करते हैं, शोक सभाएं बुलाई जाती हैं। फिर जब शोक सभा हुई उसके बाद तीसरी बैठक क्यों हुई, तो तीसरी बैठक इसलिए क्योंकि अशोक के क्या हुए, मोगली जैसे 2 पुत्र हो, क्या हो गए, 2 पुत्र हो गए। ठीक है। अब चौथी बैठक हुई तो सीधी सी बात है, जब पुत्र हो गए सब लोग ने कहा भाई पार्टी दो कुछ बांटो, क्योंकि राजा महाराजा थे तो बांटते थे। तो उन्होंने चौथी बैठक जब बुलाई तो उन्होंने क्या किया, जो अपने मित्र है और जो कजिन है उनको क्या करती है, एक एक कुंडल बांटती। ठीक है। तो ये कहानी है, मैंने कहानी के माध्यम से ही तैयार किया। तो देखो पहला क्या है, ये जो 4 आता है तो इससे क्या बन जाता है, 483। क्या बन जाता है, 483, यानी पहली बहुत संगति कब हुई, 483। जो राजा महाराजा से क्या बन गया, तो ये राजगृह बन गया। क्या बन गया, राजगृह। ठीक। और महाराजा से बन गया महाकश्यप। क्या बन गया, महाकश्यप। ठीक। उसके बाद इसमें जो शत्रु से 7 से याद करना है, सुत पिटक और विनय पिटक उपालि का क्या हुआ, संकलन हुआ। ठीक है। तो इतना भी फैक्ट इसके लिए काफी है। चलिए दूसरा जो है 3 वैशाली, तो ये कितना आ गया, 383। देखिए 483 में 83 कॉमन है, इधर भी 83 कॉमन है। तो पहले में 4 आ गया, नीचे में क्या आ गया, 3 आ गया। इससे क्या हो गया, वैश्य से मतलब आ गया वैशाली। क्या आ गया, वैशाली। ठीक। शोक सभा से क्या आ गया, ठीक। और सभा से आ गया सब्बक स्वामी। क्या आ गया, सब्बक स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्या है, अशोक। अशोक ने क्या तीसरी बहुत संगति कराई। मोगली से क्या आ गया, मोगली पुत्र 30, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और 2 से क्या आ गया, 251। क्या आ गया, 251। अगर मान लीजिए क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन में क्या है कि दिया रहेगा, तो अगर 2 से रिलेट कोई ईयर पहले स्टार्ट होता है तो उसी को आप टिक करते हैं। अब आपकी किस्मतें खराब हो तो 2 से सारे ऑप्शन आ जाए, वो एक अलग बात है। चलिए और इससे पुत्र से क्या आ गया, पाटलिपुत्र। क्या आ गया, पाटलिपुत्र। ठीक। क्या आ गया, पाटलिपुत्र। तो देखिए हमने तीसरी बहुत संगति तैयार कर ली। चौथी क्या आ गई, तो देखो मित्र से आ गया वसुमित्र। क्या आ गया, वसुमित्र। और कजिन से आ गया कनिष्क, जिन्होंने कराई थी। और एक से आ गया पहली ईस्वी। क्या आ गया, फर्स्ट ईस्वी में हुई थी। और कुंडल से आ गया कुंडल 1। क्या आ गया, कुंडल। ठीक। तो देखिए मैंने अपने ट्रिक के माध्यम से ये कहानी है, जब आप इसको 2-3 बार याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, उससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। और इसके अगर इसको मतलब इसके पहले क्या थे, तो आजाद राजा में आ जाता है, तो इसका अजात शत्रु, शत्रु था तो शत्रु से ही याद आ गया अजात शत्रु। ठीक है। तो ये हमने देखो ट्रिक, आप इसको 2-3 बार याद करिए। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध को है वो कहाँ पे हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति, वो फाल्गु नदी जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, निरंजना नदी। क्या कहते हैं, इसी के किनारे एक बोधि वृक्ष था, उसी वहीं पर इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहाँ पे है, तो ये बोध गया है। कहाँ पे है, बोध।
ठीक, अभी हमने बोध गया के बारे में बताया था, ये कहाँ है, बिहार के पटना और गया जिले में। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, बोध गया आ गया। चलिए इसके और फैक्ट को पढ़ लेते हैं। तो बोध गया क्या बिहार में स्थित है, जिला गया से 15 किलोमीटर दक्षिण। भगवान बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें महाबोधि मंदिर जो बना है ये क्या है, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 2002 में शामिल हुआ। और ये क्या है, फाल्गु नदी जो निरंजरा जिसके किनारे क्या है, बोधि वृक्ष में है। अच्छा जी, फाल्गु नदी वो क्या है, लीलांजन मोहना नदी से क्या होती है, फाल्गु जब आगे बढ़ती है तो पुनपुन नदी में क्या होती थी, मिल जाती है। तो ये मैंने फैक्ट इसलिए इकट्ठा कर लिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट है। दोस्तों उसमें जो ऑप्शन है, मेरा यही मानना है कि पीवाईक्यू करें तो उसमें ऑप्शन को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो अक्सर ऑप्शन से ही बनता है। अगर आप जब एनालिसिस करेंगे 10 ईयर 15 ईयर तो आपको दिखेगा कि अगला जो क्वेश्चन बनता है उसी ऑप्शन से ही बन जाता है। तो चलिए, सांची जो है कहाँ पे, एमपी में, एक बौद्ध स्मारक जो कि यूनेस्को में शामिल है। कब से शामिल है, 1989 में शामिल था। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक में ने यहाँ पे विशाल स्तूप बनाए थे। शुरुआत में यह ईंटों से बना एक छोटा सा ढांचा था, जिसे बाद में सुंग काल के दौरान पत्थर से और बड़ा बना दिया। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है, एमपी में है, जो मेन फैक्ट है। और यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 1989 में शामिल। चलिए, कौशाम्बी जो कि बहुत ही फेमस है और मैं कौशाम्बी से ही हूँ। तो दोस्तों क्या है कि प्राचीन जो है ये क्या, वत्स देश की राजधानी, किसकी राजधानी थी, वत्स देश। इसमें भगवान बुद्ध ने क्या किया था, 2 बार यात्रा की। ठीक, अगर पूछा जाए कहाँ 2 बार थी, कौशाम्बी में। पहला क्या है, 6ठे वर्ष में की, दूसरा क्या है, अपने 9वें वर्ष में की। जो कि 6ठा वर्ष काल का, वहाँ पे क्या हुआ, घोषिताराम मठ बनाए हुए, उनके मेन शिष्य थे घोषिताराम जी, उन्होंने ही क्या हुआ, मठ बनवाया। तो उसका नाम क्या बन गया, घोषिताराम मठ। ठीक, भगवान जो पद्म प्रभु थे, जो कि 6ठे जैन तीर्थकर थे, उनकी भी क्या है, जन्म स्थल है। तो ये क्या हुआ, बौद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, स्थल है। तो सम्राट अशोक का जो एक स्तंभ मिला है, जिसे बाद में प्रयागराज यानी इलाहाबाद के किले में ले गया था। धार्मिक पर्यटन स्थल क्या है, इसमें कड़ा है जो कि शीतला माता मंदिर, और दूसरा क्या है कि प्रभोसे का पर्वत जिसे महाप्रभु मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौशाम्बी कौशाम्बी जो इलाहाबाद से अलग है वो कब हुआ, जो कौशाम्बी जिला था वो इलाहाबाद से कब अलग हुआ, तो 4 अप्रैल 1997। कब हुआ, ये पहले इलाहाबाद जिले का था, बाद में अलग किया। किसने किया था, उस समय कौन सीएम थे, उस समय सीएम थे मायावती। कौन थी, मायावती। ठीक है। अच्छा, जो कौशाम्बी जिला है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मंझनपुर में। कहाँ है, मंझनपुर में। ठीक है, जिसमें इसकी तहसील क्या है, तो तहसील है मंझनपुर चाहे सिरातू। जो मेन इसका फैक्ट ये है कि अशोक स्तंभ जो कि प्राकृत भाषा यानी ब्राह्मणी लिपि में बाएं से दाएं, ब्राह्मणी लिपि किससे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है उस अशोक स्तंभ बनवाया था। अच्छा, जो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ है उसको और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, और नामों से क्या जाना जाता है, रानी का अभिलेख। क्या जाना जाता है, रानी का अभिलेख। ठीक, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। तो जो समुद्रगुप्त का जो प्राग प्रशस्ति वो क्या है, एक विजय अभियान है। क्या है, विजय अभियान है। जो समुद्रगुप्त के जो कवि थे, किसने बनाया था, हरिशेन ने। किसने, हरिशेन। जिससे हमें क्या पता चलता है, गुप्त जो काल है उसके वंशावली के बारे में पता चलता है। ठीक है। अच्छा, जो रानी का अभिलेख है वो क्या है, तो ये रानी जो करुआकी द्वारा तालाब और उद्यानों को जो दान दिया गया था उसके बारे में ये बताया गया इसमें। ठीक है। तो अच्छा, अशोक का जो कौशाम्बी स्थल है वो कौन ले गया था इलाहाबाद, तो अकबर ले गया था। किसने ले गया था, अकबर ने। कब ले लिया था, तो 1583 में। ठीक, तो इससे मैंने सारे फैक्ट बता दिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो और उसमें जो ऑप्शन है लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है वो कहाँ पे, नेपाल में।
ये भी यूनेस्को में शामिल है 1997। ये किस लिए फेमस है? तो सिद्धार्थ जो गौतम जी थे उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था कब, 623 ईसा पूर्व। और यहाँ पे क्या है, महादेव माया देवी का मंदिर है, विश्व शांति पैगोड़ा है और शाश्वत शांति की लौ है। तो मेन जो इसका फैक्ट है ये क्या है, सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ था। चलिए तो मैंने बता ही दिया आपको। दोस्तों अगर यूनेस्को बार बार आ रहा है तो क्यों ना यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे है। ये क्या है? फ्रांस की राजधानी। यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये क्या है? भारत की पहली साइट अगर पूछा जाए तो क्या है? तो अजंता है, एलोरा है, आगरा किला है और ताजमहल कब हुआ? 1983 में। पहले अगर विश्व विरासत शहर पूछा जाए तो क्या है? अहमदाबाद है। ये क्या है? 2017। ये सारे फैक्ट इसके इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए हम इसको मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अभी अभी हम लोग ने जो पढ़ा तो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो सोनी जी का नसिया मंदिर जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ पे? अजमेर में ये बना था। इसी को क्या कहते हैं? लाल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। लुम्बिनी देखो नेपाल में थी, जो कि अभी हमने बताया था। क्या है? सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 623 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। बोध गया आपको बताया ही, कहा कि जो वैशाली पाटलिपुत्र यहाँ पे क्या है? बोध गया। ये क्या है? नालंदा है। ये क्या है? राजगिरी है। ठीक है। उसके बाद सांची का स्तूप एमपी में बताया है मैंने। ये भोपाल है। और ये क्या है? उज्जैन है। ये क्या है? सोनभद्र। ये क्या है? ललितपुर है। ये आपका क्या है? चित्रकूट है। ठीक है। ये लखनऊ, ये सहारनपुर और ये क्या है? शामली है। ये क्या है? बलिया। तो देखिए मैंने यूपी का मैप है, ये मेन यूपी का जो ये मैप है। और यूपी के भी क्वेश्चन अगर आप यूपी ट्रिपल तैयारी करें तो ये देखिए क्या है कि भारत, ये क्या यूपी का क्या है? पूर्वी हिस्सा क्या है? बलिया। फिर ये आपका क्या है? ललितपुर। और ये क्या है? शामली। और ये क्या है? सहारनपुर। ठीक है। तो ये पूर्वी और ये आ गया आपका दक्षिणी, ये आ गया पश्चिमी और ये आ गया उत्तरी। ठीक। चलिए नेक्स्ट। तो मैप के माध्यम से भी अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीजें आपको याद है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप से क्या है, एक तो विजुअलाइजेशन मिल जाता है क्वेश्चन का और दूसरा क्या कि ज्योग्राफी भी हमें अच्छे से तैयार हो जाती है। तो हमें जैसे ट्रिक भी नहीं याद है तो क्या होंगे, मैप से जब बार बार विजुलाइज करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप लोग मैप की हर चीज को मैप में जरूर डालें और उसको अपने नोट्स में बनाएं, दीवारों में चिपका लें। ताकि मैं तो पूरे दीवार में चिपका लेता था ताकि याद करने में आसानी रहे। थोड़ा रूम भी लगे कि हाँ जरा से नजर पड़ी तो फैक्ट तैयार हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो इसमें सारे ऑप्शन क्या है, तो लैक्टोमीटर, जो लैक्टिक अम्ल है वो किस में होता है? दूध में। तो सीधी सी बात है, लैक्टोमीटर किससे रिलेटेड हो जाएगा? दूध की शुद्धता मापना। ठीक है। बैरोमीटर ये किससे रिलेटेड हो गया? तो ये सीधी सी बात है, जो बार होता है वायुमंडलीय दाब का उदाहरण वो होता है मात्रक। तो बैरोमीटर क्या आ गया? वायुमंडलीय दबाव के लिए आ गया। दोस्तों रटने से अच्छा है उसको थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ो कि किससे क्या है। थर्मोमीटर तो देखो, थर्मोमीटर लोग जानते ही हैं वो क्या करता है, तापमान मापता है। और मल्टीमीटर जो है वो क्या करता है? ये विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध जैसी विभिन्न विद्युत मात्राओं को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बैरोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों फूलों जैसी उच्च मूल फसलों को खेती को क्या कहा जाता है? तो देखो सेरीकल्चर ये किससे, जो कच्चे रेशम होते हैं उनके उत्पादन के लिए जो कीड़े का पालन किया जाता है उसी क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। पिसीकल्चर किससे? पिसी यानी मत्स्य।
ठीक है। एपीकल्चर क्या है? तो ये मधुमक्खियों द्वारा जो शहद और मोम तैयार किया जाता है उसके लिए। ठीक। उसके बाद हार्टिकल्चर है, तो ये क्या होगा? बागवानी के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि सब्जियों और फूलों से जो तो क्या है? बागवानी से related, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हार्टिकल्चर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? तो देखो एर्किनोलॉजी, ये क्या है? मकड़ियों से संबंधित है। मकड़ियों और संबंधित है, जैसे कि बिच्छू। उसके बाद क्या आ गया? सीडो स्कॉर्पियंस टाइप के जो जानवर हैं, जीव हैं, उनके अध्ययन के लिए क्या है? एर्किनोलॉजी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एर्किनोलॉजी। अच्छा, इसके और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो एंथ्रोलॉजी क्या है? एंथ्रोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी जो मानव का व्यवहार। और क्या है? जीव विज्ञान यानी समाजों का अध्ययन। समाजों का अध्ययन। ठीक है। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी अभी एपीकल्चर जैसे पढ़ा था ना, मधुमक्खियों का पालन, जो मधुमक्खियों से का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एपियोलॉजी। कल्चर जुड़ गया तो उनका पालन होगा। साइनोलॉजी क्या है? ये डॉग से रिलेटेड है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में का प्रभुत्व था? तो दोस्तों, जब भारत सबसे पहले क्या था? कृषि प्रधान देश था। तो सीधी सी बात है, इसका अगर फैक्ट भी नहीं तैयार हो तब भी वो कृषि प्रधान देश था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कृषि। उस समय क्या था कि 70 से 75% लोग जो थे वो क्या थे? कृषि में लगे। तो सीधी बात है, ज्यादा संख्या में कृषि में लगे थे, तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र का जो है प्रभुत्व रहेगा। उस समय 50% से अधिक जो राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा था वो किससे, उसका योगदान किसका था? तो कृषि का है। ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में किसका है? सेवा सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र। ठीक। कितना है? तो 53 से 55% से अधिक है इसका। तो आज की डेट में अगर वो निकालेंगे क्रम, तो क्या है कि सबसे ज्यादा पहला क्या है? सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद फिर किसका है? उद्योग का है। फिर किसका है? कृषि का है। दोस्तों, इसमें हम लोग ने पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। चलिए इसको पहले डीप एनालिसिस करते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा। चलिए मैंने नोट्स लगाए भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता से भारत की जो राष्ट्रीय आय जो थी उसका मुख्य रूप किस में था? कृषि में था। कितने? 70 से 75% लोग कृषि में लगे थे। और ये क्या था? 50% से अधिक योगदान था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र कितना? 53 से 55। ये आपको बता ही दिया कि सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग, फिर कृषि। चलिए फैक्ट, मेन फैक्ट ये है कि ये पढ़ते प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज है वो किससे रिलेटेड है? आता है प्राथमिक क्षेत्र से, जिसमें क्या क्या आया? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन एंड मुर्गी पालन। जो इसका फैक्ट है ये इनसे आता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन सारे जो है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार है, कच्चे माल को क्या करती है? आपूर्ति करता है। चलिए द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र जो कच्चे माल को क्या करता है? विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके कौन कौन से? तो जैसे कारखानों में जो उत्पादन होता है, निर्माण कार्य जैसे सड़क, घर बनना, कपड़ा मिल, चीनी मिल, लोहा इस्पात उद्योग, जितनी भी फैक्ट्रियां किसमें आएंगी? सेकेंडरी क्षेत्र में आएंगे। ठीक है। चलिए तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है? तो ये वस्तु का उत्पादन नहीं करता, क्या करता है? बल्कि प्राथमिक उद्देश्य को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कि क्या है कि जो हमने कच्चा माल तैयार किया, तो इससे जो बना, मान लीजिए कच्चे माल से कुछ बना, प्रोडक्ट बना, तो इसको क्या करेंगे हम? एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, तो किसकी जरूरत होगी? परिवहन की जरूरत होगी, संचार की जरूरत होगी। फिर चूंकि पैसा का लेन देन आएगा,
तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी बैंकिंग की, क्योंकि अब शिक्षा भी हमारा मेन हिस्सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पुलिस और बीमा, ये सारा किससे रिलेटेड है? थर्ड सेक्टर। ठीक है, तो मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है कि कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, तो आगे 2 बार पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सी जलपट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो लुम्बोक, जलडमरू, डूरंड, मलक्का, पाक। तो चलिए पहले इसको ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो जो लोम्बोक जलडमरू वो किसके मध्य है? तो ये बाली और लोम्बोक मध्य है। किसके मध्य है? बाली और लोम्बोक। तो ये तो जो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें तो हुआ नहीं, तो ये क्या गलत हो गया। डूरंड रेखा किसके बीच में? तो पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन चूंकि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो अब इस समय किसने? पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। उसके बाद जो मलक्का जलडमरू है वो किसके मध्य है? तो मलक्का जलडमरू अंडमान सागर और दक्षिणी तीन सागर को अलग करते हैं। अंडमान सागर और दक्षिणी तीन सागर। तो ये भी सही। जो पाक जलडमरू है वो क्या है? ये जो है ये उत्तरी श्रीलंका का जो जाफना जिला है उसे भारत को क्या करती है? अलग करती है। अच्छा, इसका पाक नाम क्यों पड़ा? तो इसका पाक जो है वो मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पाल। क्या थे? रॉबर्ट पाल। उनके नाम पे ही इसका नाम पाक जलडमरू। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पाक जलडमरू। चलिए इसको और फैक्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको भी हम मैप से भी समझेंगे। इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये चार मलक्का हमने बता दिया, अंडमान सागर और दक्षिणी सिंध से मलाया प्रायद्वीप, उत्तरी और सुमात्रा द्वीप के बीच ये सकरा रास्ता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसको चलिए मैप से मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो देखिए अभी हमने बताया आपको पाक जलडमरू क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये क्या आ गया? मन्नार की खाड़ी आ गई। ठीक, इसके बाद हमने मलक्का जल समूह बताया आपको। मलक्का कहाँ पे गया बताया था आपको? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य जो सकरा रास्ता उसी को क्या कहते हैं? मलक्का जल संधि कहते हैं। ये क्या है? यहाँ पे सुमात्रा है, ये यहाँ पे क्या है? मलेशिया है। ठीक, उसके बाद ये क्या है? जो इंडोनेशिया के द्वीप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम से भी पूछे जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम क्या है। तो पहले क्या? सुमात्रा आ गया, फिर जावा आ गया, फिर क्या आ गया? सुम्बावा आ गया। ठीक है, इसी पहले क्या है? बाली, लोम्बोक, तिमोर लेस्टे ये आ गया। और इधर क्या आ गया? पपुआ न्यू गिनी। अगर इससे क्रम पूछा जाए तो सुमात्रा, जावा, बाली, लुम्बोक और सुम्बावा। ठीक है, उसके आगे भी पढ़ेंगे तिमोर लेस्टे और ये पपुआ न्यू गिनी। सुलावेसी कहाँ पे? यहाँ पे। बोर्नियो के द्वीप कहाँ पे? तो ये है ब्रुनई, ये है ब्रुनियो। ठीक है, ये आपका मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये कंबोडिया, थाईलैंड, ये आपका वियतनाम हो गया, या हांगकांग, ये ताइवान, ये फिलीपींस, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो आप जब मैप से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मैप एक बहुत अच्छी चीज है। अब आपको इसको जब बार बार अपने मैप में जब बनाएंगे तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए पाक जलडमरू कहाँ पे है, मलक्का जल संधि कहाँ पे है, या तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या है, जो जब बाली लोम्बोक के मध्य था, लोम्बोक जलडमरू ये था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, रटना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के सबसे व्यस्त अगर बंदा अगर आप पूछा तो क्या है? संघाई है। क्या है? संघाई। ये कहाँ पे है? ये चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ है? तो जो भारत की सबसे लंबी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक जो ट्रिक कॉमन है कि बचपन में MBA, बचपन में क्या था? MBA। तो B फॉर क्या था? बांग्लादेश। C फॉर क्या था? चाइना। P फॉर क्या था? पाकिस्तान। ठीक है, और N फॉर क्या था? नेपाल।
एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ये क्रम भी था कि भारत से कितने देश करते हैं, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा द्वारा जो भारत से टच करते थे वो इनका ये क्रम था, और ये क्रम उनकी लंबाई का भी था। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा इसकी कितने किलोमीटर, तो 4096.7 किलोमीटर जो है वो टच करता है, जबकि चाइना कितना, तो 3488, ठीक है। मेन इसका डिजिट तो मुश्किल पूछा जाता है, मेन क्या है इसका क्रम बहुत पूछा जाता है, तो क्रम जरूर तैयार किया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश जो आ गया, जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, अफगानिस्तान। कौन सी हो जाएगी, अफगानिस्तान। इसका कितना है, 106 किलोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो मैप से भी समझ लेते हैं। तो देखिए मैप में भी बताया गया है, ये क्या है, रेड क्लिफ लाइन है, ये क्या है, मैकमोहन लाइन है, तो ये चाइना हो गया, ये देखिए पाकिस्तान। क्वेश्चन हमारा था बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा इसका है। ये म्यांमार आ गया, ठीक। और ये क्या गया, भूटान, क्या है भूटान। भूटान किसको किसको टच करता है, तो देखो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान किसको टच करता है, तो सिर्फ लद्दाख को करता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि जो पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या तीन तीन देशों को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। किसको से देखो, ये भूटान को टच कर दिए, चाइना को, इसी तरह सिक्किम में भी नेपाल होगा, इधर भूटान होगा, इधर चाइना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। भारतीय मानक जो यामोत्तर रेखा है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा जो 5 राज्यों में से एक नहीं? तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। चलिए इसको पढ़ लेते अच्छे से। तो देखो इसको क्या है कि देश में एक समान समय, जब आज़ादी से पहले भारत में क्या था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय चलते थे। तो इस समय के उलझन को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड एक समय बनाया गया, जिसको मानना बहुत जरूरी। ये कहाँ से गुजरती है, तो यूपी के क्या है, मिर्जापुर जो एक स्थान है, वहां से ये गुजरती है, जिसके कितना 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इसे कहते हैं। अच्छा, इसको क्यों माना गया, क्योंकि देश के केंद्र में होने के कारण क्या है, ये सही माप करती है, ठीक है। तो इसका जो और राज्य थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो कह रहा है कि इंडियन वैसे एक नहीं है, तो देखिए कहाँ कहाँ जाती है। तो आंध्र प्रदेश में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, उड़ीसा में जाती है, बिहार में नहीं जाती। इसका सही आंसर चूंकि नहीं पूछा गया, इसका सही आंसर क्या है, बिहार। इसको भी हम मैथ के माध्यम से भी समझेंगे। तो देखिए पहले इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो 1 सितंबर 1947 को क्या हुआ, आधिकारिक रूप से लागू किया गया। ये हमने बताया था कि आजादी से पहले भारत में क्या था, अलग अलग स्थान जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास पर अलग अलग समय से चलते थे। समय के उस उलझन को दूर करने के लिए ये लाया गया। इसका जो भौगोलिक आधार कहाँ से जाती है, तो मिर्जापुर की यूपी जो है वह 82.5 पूर्वी देशांतर से गुजरने वाली रेखा को देश के केंद्र होने का समय का आधार बन गया। अच्छा, जो कि जीएमटी है, जीएमटी जिसे कहते हैं फुल फॉर्म ग्रीन विच मेन टाइम, जो कि जीरो देशांतर है। ये क्या है, लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी में है। ये यूटीसी से क्या है, 5.5 घंटे आगे है। कौन है, आईएसटी, जिसे 1972 से जीएमटी को व्यापक रूप से यूटीसी द्वारा, यानी पहले जीएमटी था, बाद में क्या बना दिया यूटीसी, क्योंकि यूटीसी ज्यादा अच्छा एक्यूरेट दिखाता था। ये क्या, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम से कहते हैं, इसका यूटीसी का फुल फॉर्म। तो देखो जैसे गुजरात था, वहां पे कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट, और आंध्र प्रदेश में कितना है, 57 डिग्री 25 मिनट। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 30 डिग्री बनेगा, लगभग 29 यानी 30 डिग्री बना। क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 डिग्री कितना आ गया, 120 मिनट। यानी जब 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि आंध्र प्रदेश और गुजरात के अगर समय का अंतर पूछा जाए तो कितने घंटे का है, 2 घंटे का।
तो अगर IST नहीं मानते तो क्या होता, अलग अलग समय होता। क्योंकि अब समय एक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे सूरज उदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। अच्छा, भारत का जो ग्रीनविच शहर पूछा जाए तो क्या है, मिर्जापुर। क्यों, क्योंकि यहाँ से 12:30 पूरी देशांतर रेखा गुजरती है। GMT जो है ये क्या करती है, सौर समय यानी कि अर्थ रोटेशन पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि GMT किस पर आधारित है, तो सौर समय पर आधारित है। और UTC जो है वो क्या है, परमाणु घड़ियों पर आधारित है। 24 टाइम जोन को अगर विभाजन किया गया, चूंकि प्रत्येक 15 डिग्री पे एक टाइम जोन आता है। चूंकि रसिया में क्या है, रसिया से बहुत, रसिया ऐसे फैला हुआ है इस तरह, तो इसलिए इसमें कितने 11 टाइम जोन आते हैं। नेपाल, अच्छा नेपाल का समय जो है वो कितना, हमारा 5:30 है, नेपाल का कितना 15 मिनट हमसे ज़्यादा, 5 घंटे 45 मिनट। एक जुलू टाइम बहुत फेमस है, तो ये क्या है, सैन्य विमान है। जेड यानी जीरो को नॉटो फोनेटिक अल्फाबेटिकल कहते हैं, इसलिए इसको क्या वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जूलो टाइम। चलिए हमने मैथ से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 5 राज्यों से हमने बताया, तो 5 राज्यों से होते हैं, तो कहा यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र। क्वेश्चन में क्या था, बिहार भी था। देखो बिहार से तो गुजरती ही नहीं, तो अगर आप मैथ से भी पढ़ लेंगे तो आपको क्या तैयार हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती, ये है तेलंगाना। ये देखिए कहाँ, तेलंगाना से नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत यानी कि यूपी को छोड़ के उच्चतम हिमालय चोटी है। तो भारत में स्थित उच्चतम हिमालय चोटी की बात पूछी जा रही है। तो ऐसे तो क्या है कि माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट। पर वो कहाँ, नेपाल में, तो ये तो भारत में है नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ पे, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक। अच्छा धौलागिरी कहाँ, ये कहाँ, नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ, ये POK में है। ये भी अच्छा, ये क्या है कि नंगा पर्वत भी कंचनजंगा से ऊंची है, लेकिन ये कहा पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि क्वेश्चन में बोल ही दिया गया कि POK को छोड़कर, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सिक्किम में जो कंचनजंगा। चलिए और फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए नंगा पर्वत हमने बनाया है कहाँ पे, POK में। K2 जो है उच्चतम चोटी जो, वो कहाँ पे, वो भी वहीं पे है। ये नंदा देवी आ गया उत्तराखंड में। धौलागिरी क्या आ गया, नेपाल में। ठीक है, अन्नपूर्णा चोटी आ गई, ये क्या आ गया, माउंट एवरेस्ट। फिर क्या आ गया, सिक्किम में जो कंचनजंगा है, ये क्या आ गया, नामचा पर्वत। ये देखो क्रम ही पूछा जाता है, अगर आपसे क्रम पूछा जाए चोटियों का कि आप पूर्व से पश्चिम बताइए, तो देखिए पूर्व में क्या आ गया, नामचा पर्वत, फिर क्या कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर क्या आ गया, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर इधर आ गया आपका, ऊपर से नीचे तो ये ऊपर है K2 और नीचे है नंगा पर्वत। ठीक है, तो आप मैथ से जरूर पढ़ें। मैथ से पढ़ने से यही फायदा होगा कि हमें सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जो है उससे अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है पहले तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो भारतीय अनुसूची जो है वो क्या है, उसमें भाषाएं और राज्य और शक्ति का जो बंटवारा है उसके बारे में बताएंगे। टोटल कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, जो 12वीं अनुसूची है उसमें ये सारे चीजों के बारे में बताया गया। तो ये कह रहा है कि भारतीय राज्य के बारे में जो बताया गया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो उसमें भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, 4 राज्य और मिजोरम को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया उनमें। तो चूंकि देखिए असम, इसमें देखो मिजोरम तो आ गया, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है।
असम और त्रिपुरा आ गया, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर क्या आ गया, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। चूंकि नागालैंड तो नहीं लेकिन मेघालय भी ऑप्शन में आ गया, तो ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों क्या है कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें जो अधिनियम और जो लगता है वो किस क्या है, पेशा अधिनियम 1996, उसके अंतर्गत क्या पांचवी सूची क्षेत्र में जो पंचायत अधिनियम है वो लागू होता है, जिसमें ग्राम सभाओं को ग्राम प्रशासन जल एवं वन भूमि पर विशेष अधिकार देता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेशा किस अनुसूची के अंतर्गत आ रहा है, तो किस पांचवी अनुसूची। ठीक है, चलिए फैक्ट पढ़ लेते हो। तो देखिए पहली जो इसके 12 अनुसूची के बारे में थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। जो पहली जो सूची वो क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। दूसरी अनुसूची क्या है, वो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया, किसके किसके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सभापति, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में जो वेतन और भत्ते उनके बारे में बताया गया है। तीसरा क्या है, क्योंकि देखिए पहले राज्य आ गया, फिर उनका वेतन भत्ते, फिर क्या हुआ जब मंत्री बने तो शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया, तो तीसरी अनुसूची हो गई। फिर क्या हुआ, फिर सीटों के बारे में बताया गया, राज्यसभा में जो सीटें हैं प्रत्येक राज्य में के लिए विधानसभा की जो सीटें आवंटित की गई वो कोष में आ गई, चौथी में। फिर पांचवी में क्या है, SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन अभी बताया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, क्योंकि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो लद्दाख है उसको जो प्रशासन के बारे में जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया, छठी अनुसूची में। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो लद्दाख की जनजातियां हैं उनके क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए सातवीं में क्या है, सातवीं में बंटवारा हो गया कि संघ सूची कितनी, राज्य सूची को समर्थित से क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन किया गया। तो पहले राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताया गया, दूसरे में भत्ते, चूंकि पहले तनख्वाह की बात कर लेते हैं, उसके बाद जब तनख्वाह हो गई तो फिर क्या है भाई, शपथ प्रतिज्ञा दिलाएगी। जब शपथ प्रतिज्ञा दिला देंगे तो फिर ये भाई भाई किसको कितना काम मिलेगा, तो फिर क्या हुआ, राशि को आवंटन किया गया। फिर क्या गया कि भाई सबसे पहले SC ST के बारे में सोचा जाए, तो उनके प्रशासन के बारे में बताया गया पांचवी में। तो जब ये सब कर दिया गया तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे विशेष देना था, तो फिर छठी अनुसूची में आ गया। फिर जब सब कुछ हो गया तो फिर ये हुआ कि भाई राज्य संघ में कैसे काम किया जाए, तो कुछ सूचियों को विभाजन किया गया। तो एक स्टोरी ऐसे विजुलाइज करेंगे तो शायद तैयार हो जाए। फिर जब सब कुछ विभाजन हो गया तो फिर क्या आगे भाई आपस में बातचीत कैसे करेंगे, तो क्या हुआ कि 22 भाषाएं उसमें ली गई जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें जो सिंधी थी, सिंधी भाषा, और आपकी नमक यानी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, और उसके बाद आगे संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली और जो बोडो, और लास्ट में आगे डोगरी, ये जोड़ी गई। ठीक है, तो अगर हम संथाली पूछे जाए तो संथाली कब जोड़ी गई, 21वें संवैधानिक संशोधन कब, 1967 में। और इसकी ट्रिक थी, नमक हम लोग बोलते थे, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई, तो 31वें संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। ठीक, संथाली और बोडो और जो ये मैथिली थी वो कब जोड़ी गई, तो ये भी 1992 में जोड़ी। उसके बाद डोगरी जो थी उसको कब जोड़ी गई, तो 92वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 2003। ठीक, तो देखो इससे हमने इतने फैक्ट तैयार कर लिए। चलिए नवा जो है ये क्या है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन जो था उसके तहत इसको जोड़ा गया। इसमें क्या था, भूमि सुधार और जमींदारी अधिनियम को नियम लाए गए। ठीक है, इसमें ये बताया कि संपत्ति का अधिकार जो है अभी मौलिक अधिकार नहीं है। चलो 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया। उसके बाद 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में जिसमें पंचायती और शक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका के बारे में
बताएगा ये। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो ये पहले तो 8 थे, उसके बाद जो 4 बाद में जोड़े गए। कब कब जोड़ेंगे? पहले संविधानिक, दूसरा 52वें, तीसरा जो है 73वें जोड़ेगा, और चौथा क्या है? 74वें से। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट में जो है कैग के बारे में बताया गया। कैग जो है 148(3) के तहत क्या है? वेतन भत्ते जो है बताए गए। सुप्रीम कोर्ट जो जज है उसके बारे में वेतन भत्ते का बताया गया। आर्टिकल 125, हाई कोर्ट का क्या है? 221 है, राष्ट्रपति की क्या 59(3) है, और राज्यपाल का क्या है? 158 है। ये मैं जब नोट्स बनाता था तो एक किनारे पे सारे उससे रिलेटेड रख लेता था, ताकि जब रिविजन मारो तो आसानी से कर लो। मैंने नोट्स को आपके लिए इसी लगा दिया, आप लोग भी इसी तरह बनाइए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका सैलरी का कहाँ पे होता है? तो आर्टिकल 106 द्वारा ये किसी संसद द्वारा कानून बताकर तय किया जाता है, क्योंकि इसका जो है दूसरी सूची में नहीं बताया गया। और जो मंत्रियों के वेतन है उनको, जो सेंट्रल मंत्री उनको आर्टिकल 75(6) के तहत, और स्टेट के जो है 164 के 5 के तहत बताया गया। जो भाग ए है, वो क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो दूसरी जो अनुसूची है उसमें कई पार्ट हैं। तो उसमें भाग ए वो राष्ट्रपति राज्यपाल से रिलेटेड है। भाग बी जो है 1956 यानी 7वें संशोधन द्वारा हटाया गया, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्रियों में संख्या थी। ठीक है, उनकी संख्या के बारे में। भाग सी जो थी उसमें क्या था कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में। और डी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है। और ई जो है वो क्या है? क्वेश्चन अगर ये मान लो आ गया, हालांकि इतना ट्रिक क्वेश्चन पीसेस में ही आते हैं कि मान लीजिए कैट जो है किस भाग में? भाग ई के तहत। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन है कि भारत के जो कैग है उनको जो वेतन है वो किसके तहत मिलता है? तो भारत के किसके तहत मिलता है? भारत की संचित निधि के तहत। किसके तहत मिलता है? भारत की संचित निधि के तहत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची के बारे में जो भी बताया गया, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आ जाते हैं? तो देखो आ जाते हैं शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, ठीक, आपराधिक कानून, ठीक। उसके बाद क्या आ गया? वन तो पता ही नहीं है। उसके बाद आ गया श्रम कल्याण, वन्य जीव संरक्षण, इंपॉर्टेंट, वन्य जीव संरक्षण, बिजली समाचार पत्र, कारखाने, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, परिवार नियोजन। ये सारे क्या विषय हैं? ये समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? आर्टिकल जो 246 है उसी के तहत जो 7वां था, उसी में क्या है कि पहले जो है, अच्छा पहले इसके कितने विषय थे? तो पहले 47 थे, अब कितने हो गए? 52। अच्छा, जो इसमें शिक्षा और वन जो है इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में था, उसके तहत इसको ऐड किया। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रक्षा है? नहीं है, तो ये गलत होगा क्योंकि ये संघ सूची का। बैंकिंग ये भी संघ सूची का है, ये भी गलत हो गया। पुलिस जो है ये राष्ट्र सूची का है, तो ये भी गलत होगा। आपराधिक कानूनी दंड विधि ये किसका आ गया आंसर? समवर्ती सूची का। चलिए इसको और डीप एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची के बारे में बता ही दिया मैंने, सारे फैक्ट बता दिए आप। गोद लेना, वसीयत, उत्तराधिकारी, समाचार पत्र, सामाजिक बीमा, ये सारे जो है समवर्ती सूची के हैं। आप इन्हें यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। राज्य सूची के अंतर्गत क्या है? राज्य के भीतर जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, राज्य के भीतर ग्राम पुलिस, रेलवे पुलिस, अस्पताल, औषधालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और जो इम्पोर्टेंट प्राइवेट सहकारी समिति, कृषि शिक्षा। देखिए यहाँ पे शिक्षा है पर यहाँ कृषि शिक्षा, ये किससे? राज्य सूची का। अनुसंधान, नहरें, नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत, भू राजस्व,
कृषि भूमि पर कृषि पर आयकर, शराब उत्पादन, टोल, बिजली की खपत पर कर, मनोरंजन, पशुपालन और कार्य, ये किससे राष्ट्र सूची के हैं। बहुराज्य सहकारी समिति वो संघ सूची में आती है। इसमें 19 क्या है, सहकारी समितियां बनी। ठीक, ये क्या है, मौलिक अधिकार हो चुका है। ये कब, किस आर्टिकल के तहत, 19 के तहत। ये कब जोड़ा गया, तो ये 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9B में जो है ZS से ZT जो है आर्टिकल 243, उसमें जो है सहकारी समिति का उल्लेख है। ठीक। अच्छा, दिल्ली में अगर पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था जो भूमि है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत। बाकी कैसा है, ये राष्ट्रीय सूची में। दोस्तों, आपातकाल के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का किस आर्टिकल के तहत होता है, 352 के तहत होता है। क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल आ जाते हैं तो कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, ये तो बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कहलाता है। ये कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 71 और 75 में। और 1978 जो 44 संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, आंतरिक अशांति जो पहले थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने जब लगा दिया था कानून, तो उसके आधार पर क्या हुआ, उसको हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का सबसे पहले कहाँ लगा, तो ये पंजाब में लगा। अभी तो सबसे ज्यादा कहाँ लग चुका है, तो यूपी और मणिपुर में लग चुका, 11। ठीक, चलिए संघ सूची जो क्वेश्चन है जिसपे कि इसमें क्या क्या है, रक्षा है, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, डाक अवतार, दूरसंचार, नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा, जनगणना, चुनाव, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राज्यिक व्यापार और राष्ट्रीय पुस्तकालय। दोस्तों, इसमें क्या है कि डायरेक्ट संघ का हाथ है, वो किस सूची में आ जाएगा, संघ सूची में। दोस्तों, एक अवशिष्ट सूची भी है। ये क्या था कि जब संविधान बना था उस समय जो चीज अस्तित्व में नहीं थी, उस बाकी जब बाद में आई तो उनको किस सूची में डाला गया, तो उनको अवशिष्ट सूची में डाला गया। ठीक है, तो केंद्र सरकार को इसमें क्या है, पावर है कानून 21 आर्टिकल के अंदर, तो 48 के अंदर इसमें क्या क्या विषय है, तो साइबर कानून हो गया, ई कॉमर्स हो गया, अंतरिक्ष अन्वेषण हो गया, AI हो गया, डिजिटल मुद्रा हो गया और उपसंहार हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इतने फैक्ट बता दिए। फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन जब बार बार आप इसको वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो याद हो जाएंगे। मैंने इसलिए पूर्ण लिया है ताकि आपको एक जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाए, बार बार इधर उधर न जाना पड़े, और एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उससे सारे कंटेंट मिलने चाहिए एक जगह पे, ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। और उस चीज़ को जब हम तैयार कर लें तो फिर ये ना रहे कि अरे यार फिर से तैयार करना, और क्वेश्चन आए पेपर में हम गलत कर लें। तो इसीलिए हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए सारे फैक्ट एक जगह पर रखे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की भारतीय संविधान की जो है न्यायिक शिक्षा के अंतर्गत न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से बचाती है। तो देखो, जो 9वीं अनुसूची थी उसमें क्या था, बताया गया था ना कि जमींदारी उन्मूलन। दोस्तों, जो भारतीय जो संविधान की जो 9वीं सूची है उसको कानून के इस आधार पर अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के माध्यम से क्या हुआ, जोड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्रदान करना। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में के एक ऐतिहासिक फैसले, जिसमें IR खुले मामला था, स्पष्ट किया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनी सूची, तो 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून की शिक्षा अभी भी की जा सकती है, यदि वे संविधान की जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 9वीं अनुसूची आ गई। इसके तीसरी अनुसूची की सारी अनुसूची अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, जो अंतर्गत जो सहकारी समिति है उसको किस सूची में वर्गीकृत किया, तो अभी हमने बताया ही था। जो 97वें संवैधानिक संशोधन था 2011, उसके तहत भारतीय संविधान ने एक नया भाग 9B को जोड़ा, जो कि विशेष रूप से क्या था, सहकारी समितियों से संबंधित था। और ये किस सूची का है, तो ये राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
लेकिन मैंने सारे फैक्ट बताने की इसलिए कोशिश की ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और जब आप इस वीडियो को बार-बार देखें तो आपको इतने कंटेंट, इतने फैक्ट मिल जाए ताकि आप एक वीडियो से कई क्वेश्चन तैयार कर लें। दोस्तों, मैंने अपनी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान पीवाईक्यू को ही दिया है, और पीवाईक्यू को मैं ऐसे नहीं करता था बस पहले का आंसर ये, इतना ही नहीं, मैं उसके नोट्स बनाता था, उसका डीप एनालिसिस करता था, उसको जहाँ तक होता था उसको मैप से समझने की कोशिश करता था। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत आप किस तरह करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप रटने बैठते हैं तो जीएस एक समुद्र है। क्या है? एक समुद्र है। आप कितना भी तैयार कर लें, आप भूल जाएँगे, क्योंकि कहते हैं ना, मोर स्टडी और मोर कन्फ्यूजन, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए आप स्मार्ट स्टडी करिए। आप अपनी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान दीजिए मैप और पीआईक्यू को। आप सिर्फ 1 घंटा क्या करें, मैप को दें रोज़। उस मैप में क्या-क्या पढ़ें, जितना भी आपने पढ़ा है उसको उसमें इंगित करने की कोशिश करें ताकि वो चीज़ याद आ जाए। और रोज़ आप जो है पीवाईक्यू ज़रूर लगाएँ, चाहे वो मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी का भी, जीके, जीएस, जितनी भी आप तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा ही वीडियो देखें। मैं कहता हूँ जिसका भी आप इसको ज़रूर दें 1 घंटा। ये आप एक रूटीन बाँध लें। जब आप इस रूटीन को बनाएँगे तो क्या होगा कि आपको सारे फैक्ट समझ में आने लगेंगे कि या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और एक ट्रिक पता चल जाएगी कि क्या है ना, एक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बन जाएगी कि हमें क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। कई-कई जगह पे होता है कि क्वेश्चन हमें उसका आंसर पता नहीं होता और हम लोग उसको जो एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बन जाएगी, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप पीआई की सीरीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप गुड लक। आप लोग तैयारी करते रहें। और आज होली है, आप लोग सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, गुड बाय, शब्बा खैर, एंजॉय।